बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था पे नंबर 46 और 47 को। आज हम डिस्कस करेंगे पे नंबर 48 को, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स को, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स कंपाउंड इन विच एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, जिसके अंदर कहता है जी एलिमेंट्स और कंपाउंड अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच हैं तो इनकी खसूसियात जो है ये आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अगर देखें तो एलिमेंट अगर मालिक्यूल की शक्ल में होगा तो होगा N2 की शक्ल के अंदर। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ठीक है, O2 है। तो ये दो एक जैसे एटम से मिलके क्या बनाती हैं? एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का ये मालिक्यूल बन गया है। इस तरह अगर कंपाउंड मालिक्यूल की शक्ल में होगा तो होगा वाटर H2O, ठीक है। तो अगर ये कोवेलेंटली आपस में टाइड है तो इनकी खसूसियत क्या हो जाएगी? मुख्तलिफ हो जाएंगे। किससे? आयनिक कंपाउंड से। तो इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट जो है वो है एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज ए कोवेलेंटली बॉन्डेड डाइटोमिक मॉलिक्यूल। अनर्ट गैसेस के अलावा यानी ग्रुप 18 जो है उसके अलावा 17, 16 और 15 अगर इनके टॉप पे देखें तो आपको नाइट्रोजन नजर आएगी, ऑक्सीजन नजर आएगी और फ्लोरीन। तो ये नाइट्रोजन के साथ डाइटोमिक मॉलिक्यूल बनाती है। इस तरह ऑक्सीजन के साथ डाइटोमिक मॉलिक्यूल बनाती है और फ्लोरीन भी डाइटोमिक मॉलिक्यूल बनाती है, लेकिन एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। जो आखिरी ग्रुप है उसको हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। तो ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स देयर डेंसिटीज आर बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इस तरह नाइट्रोजन की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो इसी वजह से इनके क्या हो गए कि बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाते हैं और इनकी डेंसिटी भी लो हो जाएगी। और इस तरह अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ये एग्जिस्ट एज ए वोलेटाइल फॉर्म में लिक्विड, ये लिक्विड हालत के अंदर पाई जाती है कि बोरोमीन लिक्विड हालत के अंदर होती है और ये वोलेटाइल हो जाती है, यानी कि इसके वेपर जो है आसानी से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये वेपराइज हो जाती है। तो एलिमेंट लाइक कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज ए कोवेलेंट सॉलिड। और अगर कार्बन देखा जाए, सल्फर, फास्फोरस और सल्फर ये सॉलिड हालत के अंदर होते हैं। यानी हम यहाँ पे सॉलिड हालत में किसको देखना है? कार्बन को, फिर सल्फर को और फिर फास्फोरस को और फिर सल्फर को। ये क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में होती है। अब हमने देखा है कि ये गैसों के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है और इसी तरह ब्रोमीन जो है इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है और इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कार्बन, फास्फोरस और सल्फर के अंदर। तो ऑल दीज सॉलिड एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो अगर ये सॉलिड हालत के अंदर है तो ये दो शक्लों में होते हैं, एक अमॉर्फस में और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो अमॉर्फस की डेफिनेशन भी आपको आती है, हमने पीछे डिस्कस की थी, और क्रिस्टलाइन भी है कि अमॉर्फस सॉलिड एक ऐसे होते हैं जिसमें एटमों की तरतीब बेतरतीबी के साथ अटैच होते हैं। यानी एटम सॉलिड के अंदर बेतरतीबी के साथ अटैचमेंट होती हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनकी तरतीब बिल्कुल सही अंदाज से अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हुई होती है। तो इसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल आप NaCl दे सकते हैं कि NaCl में मॉलिक्यूल एक तरतीब के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह अब इसकी हम आगे शक्लें देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम कोल को डिस्कस करते हैं कि कोल क्या है। कोले को कहते हैं अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो अमॉर्फस एटम बेतरतीबी के साथ सॉलिड के अंदर अटैच होते हैं। इस तरह यूज्ड एज ए फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटिंग प्लांट्स। कोयले को पता है हम घरों में भी यूज करते हैं और इससे मेजर जो काम लिया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी का है कि हम इससे बिजली पैदा करते हैं। और इसी तरह डायमंड इसकी अगर नेक्स्ट जो है फॉर्म है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है कि एटम एक तरतीब के साथ अटैच होते हैं, जिसमें देखें कि एक जो सेंट्रल एटम है वो 4 एटमों से घिरा होता है। तो सेंट्रल एटम जो है उसके इर्द गिर्द 4 एटम जो है वो सराउंड किए होते हैं सेंट्रल एटम के अंदर। तो आगे सेकंड पॉइंट भी इसका यही है कि ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स अदर एटम्स लिंक टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं
इसी वजह से, क्योंकि ड्यू टू इट्स रिजिडिटी ये स्ट्रक्चर्स, ये इसके जो स्ट्रक्चर होती है बहुत सख्त किस्म की हो जाती है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, और ये डायमंड जो है बहुत ही हार्डेस्ट यानी सख्त तरीन सब्सटेंस है दुनिया के ऊपर। यूज एज ए कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, और इसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप वो शीशे को कटवाने के लिए जाएं तो वो एक कलम सा इस्तेमाल करते हैं, तो उस कलम के नोक के ऊपर हीरा लगा होता है यानी डायमंड लगा होता है, तो उसकी कटिंग की जाती है। इस तरह पॉलिशिंग है और ड्रिलिंग की जाती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको ड्रिल्ड किया जाता है इसके साथ। तो नेक्स्ट जो है ये है ग्रेफाइट, have a layered structured made of a hexagonal ring of carbons। इसकी जो स्ट्रक्चर होती हैं ग्रेफाइट्स के एटमों की, तो इसे समझे कि जैसे आपने फुटबॉल देखा है उसके ऊपर पीस लगे होते हैं मुख्तलिफ तरह को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, बिल्कुल जैसे आप बेंजीन उनके स्ट्रक्चर भी देखे वो भी हेक्सागोनल है। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर इसकी लेयर्ड होती हैं, 1 2 3 इस तरह लेयर्स होती हैं, लेकिन इन लेयर के अंदर स्ट्रांगली बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता। लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रांगली, के ये स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होती, सो दे स्लाइड ईच अदर, यही वजह है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। और ये स्लाइड होने की वजह से फिर क्या होता है, यूज एज ए लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्रीज, इनको एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट एक ऑयल होता है, जिस तरह हम मशीनों को ऑयल देते हैं ताकि उनके जो पुर्जे होते हैं उनको वो रगड़ से बच सकें, तो एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर हम इनको यूज करते हैं ग्रेफाइट्स को। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन बिटवीन द लेयर, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आल्सो यूज एज ए इलेक्ट्रोड, हमको इलेक्ट्रोड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं हम कि बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कि बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, कि इसके अंदर दो एटम जो आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। देखें जिसकी मिसाल है CH4 NH3 H2S NO2 CO2 वगैरह। तो जनरली एग्जिस्ट एज ए लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस, इसके अंदर अक्सरियत जो है गैसेस होती हैं एक्सेप्ट वाटर, कि इसके अंदर हमने वाटर को शुमार नहीं करना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि मीथेन CH4 ये भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस है, NO2 भी गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। तो ये है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, ये दोनों ही लिक्विड हैं, एग्जिस्ट एज ए liquids at a room temperature. Water has a high boiling point due to strong intermolecular forces between the molecule, क्योंकि इनके दरमियान एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती है, किसके अंदर, वाटर के भी और हाइड्रोजन सल्फाइड के भी। अब आयोनाइजेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं इनके वाटर के अंदर, कि जब इनको एक आर्हेनियस का कंसेप्ट था कि ऐसी चीजें जिनको यानी ऐसी सब्सटेंस जिसको अगर हम पानी के अंदर डालें और वो HN दे दें तो हम कहते थे, वो कहता था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वो हम पानी के अंदर OHN दे दें तो वो बेस होती थी। तो यहाँ पे इसने कहा कि सम कोवलेंट मॉलिक्यूल आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर बिहेविंग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे एग्जांपल इसने दी है HCl की, कि जब हम HCl को पानी के अंदर डालते हैं तो ये H आयन और क्लोराइड आयन के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो H आयन जो है ये शो करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज है। इसी तरह H2SO4 जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये H और चेंज हो जाते हैं, तो जिससे साबित होता है कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे एरो लगे हुए हैं, दो एरो लगे हुए हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि जब HCl ये गैस हालत के अंदर मौजूद है, जब HCl को पानी के अंदर डाला जाता है तो कह लें कि H और क्लोराइड आयन बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसको पानी से बाहर निकाले तो दोबारा ये HCl जो है ये गैस बन जाती है। तो आज हमने समझे कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी हमने प्रॉपर्टीज ये लिखनी है, इसके बाद आपने फॉर्म लिखनी है। फॉर्म कौन सी है, गोल है, ठीक है, और डायमंड्स है और ग्रेफाइट, ये इसकी आपने फॉर्म लिखनी है। और उसके बाद ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड की थोड़ी सी हेडिंग यहाँ पे दी हुई है इसने, और वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड,
और इसी तरह आयोनाइजेशन एंड पे इक्वेशन लिखी हुई है इसकी, जिसमें आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर है कि जब मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डाला जाए तो वो कैसा बिहेव करते हैं। तो ये है आज नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।